सरसेम्बाई अनाथ था। न उसका पिता जीवित था, न ही माता। उसका जीवन दुख भरा था। उसने एक मालिक की भेड़ें चराने की नौकरी कर ली। मालिक ने उसे शरद ऋतु में एक लंगड़ी भेड़ देने का वादा किया। नन्हा गडरिया इस पर भी खुश था। वह भेड़ें चराता रहा, मालिक की जूठन खाता रहा और शरद ऋतु के आने की प्रतीक्षा करता रहा। पतझड़ आते ही वह सोचता रहता, मुझे लंगड़ी भेड़ मिल जाएगी, तब मुझे भी गोश्त का स्वाद चखने को मिलेगा। एक बार सरसेम्बाई भेड़ों को एक नई चरागाह में हाँक कर ले जा रहा था। सहसा झाड़ियों में से एक भेड़िया निकल आया और बोला, भेड़ दो, नहीं दोगे तो एक की जगह 10 को फाड़ डालूंगा। मैं तुझे भेड़ कैसे दे सकता हूं भेड़िए, क्योंकि यह रेवड़ मेरा नहीं है। ऐसे काम के लिए मालिक मुझे जान से मार डालेगा। भेड़िया सोच में पड़ गया और फिर बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम मालिक के पास जाकर उससे मेरे लिए एक भेड़ मांगो। सरसेम्बाई ने मालिक के पास जाकर उसे पूरा किस्सा सुनाया। मालिक ने हिसाब लगाया, 10 भेड़ें एक से ज्यादा होती हैं, एक भेड़ 10 से सस्ती पड़ेगी। उसने गड़हरिये से कहा, भेड़िए को एक भेड़ ले लेने दो, लेकिन बिना चुने। उसकी आंखों पर रूमाल बांध देना, जिसे वह दबोच ले वही उसकी होगी। सरसेम्बाई ने जैसी आज्ञा मालिक ने दी वैसा ही किया। भेड़िया आंखों पर रूमाल बांधे रेवड़ के बीच घुस गया और उसने एक भेड़ का गला फाड़ दिया। लेकिन ठीक ही कहते हैं, कर्म रेखा नहीं मिटती, चाहे कोई लाख चतुराई करे। ऐसा ही हुआ। भेड़िए ने संयोगवश उसी लंगड़ी भेड़ को फाड़ डाला जिसे मालिक ने सरसेम्बाई को देने का वादा किया था। सरसेम्बाई फूट फूट कर रोने लगा। भेड़िए को उस पर दया आ गई। अब कुछ नहीं किया जा सकता गड़हरिये, वह बोला, शायद तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। मैं तुम्हारे लिए भेड़ की खाल छोड़ रहा हूं, शायद तुम उसे किसी को अच्छी कीमत पर बेच सको। सरसेम्बाई ने भेड़ की खाल उठा ली और उसे कंधे पर डालकर रेवड़ को आगे हाँकने लगा। सामने से मालिक घोड़े पर आ रहा था। वह रकाबों पर पैर जमाए खड़ा होकर भेड़ों और मेढ़ों को गिनने लगा। उसने देखा, सारा रेवड़ सही सलामत है, बस सरसेम्बाई की लंगड़ी भेड़ गायब है। तभी सरसेम्बाई भी आ पहुंचा। वह रेवड़ के पीछे पीछे हाथ में लाठी थामे चल रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मालिक इतने जोर से ठाका मारकर हंस पड़ा कि उसका घोड़ा भी लड़खड़ा गया। वाह, कैसा गड़हरिया है मेरा, खूब संभाल की अपनी भेड़ की। अरे, तू तो मेरी भेड़ों का भी सफाया करवा देगा, दूर हो जा मेरी आंखों से। मेरा तेरा हिसाब साफ हो गया। और सरसेम्बाई धीरे धीरे अपनी लाठी की छाया की दिशा में मैदान में चला गया। वह एक दूर के शहर में जा पहुंचा और बाजार में गया। वह काफी देर तक भीड़ में भटकता रहा, पर किसी ने भी उससे भेड़ की खाल की कीमत नहीं पूछी। केवल शाम ढले वह एक आदमी को उसे 3 छोटे सिक्कों में बेच पाया। 3 सिक्कों की मैं 3 रोटियां खरीद लूंगा। 3 रोटियां 3 दिन के लिए काफी होंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। वह रोटी की दुकान की तरफ बढ़ा ही था कि रास्ते में उसे एक बीमार बूढ़ा भीख मांगता मिला। सरसेम्बाई ने एक सिक्का उसे दे दिया और 2 अपने पास रख लिए। बूढ़े ने सिर हिलाया और मुट्ठी भर रेत उठाकर लड़के की ओर बढ़ाई। ले, उसने कहा, अपनी नेकी के बदले में इसे रख ले। सरसेम्बाई ने सोचा कि फकीर पागल है, लेकिन उसने वृद्ध को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और रेत लेकर अपनी जेब में डाल ली। रात आई, घना अंधेरा छा गया। गरीब गड़हरियां कहां सिर छुपाए। उसने कारवां सराय में रात गुजारने की इजाजत मांगी। मालिक ने उसे रहने दिया, लेकिन रात गुजारने का भाड़ा मांगा और सरसेम्बाई को एक सिक्का देना पड़ा। मालिक ने अपने सारे किराएदारों को कालीनों और नमदों पर सुला दिया, पर सरसेम्बाई को नंगी जमीन पर सोने को कहा। भूखे बालक को नींद अच्छी नहीं आई और उसे ठंडी सख्त जमीन पर बुरे सपने आते रहे। सुबह होने पर कारवां सराय में शोर होने लगा। लोग अहाते में चलने फिरने लगे। परदेसी सौदागर सफर की तैयारी में ऊंटों पर माल लादते हुए आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक कहने लगा, मैंने रात में एक बहुत सुंदर सपना देखा। लगा जैसे मैं खान की तरह कीमती पलंग पर लेटा हूं। मेरे ऊपर उजला सूरज झुका हुआ है और मेरे सीने पर उजला चांद खेल रहा है। सरसेम्बाई सौदागर के पास जाकर बोला, मैंने अपने सारे जीवन में कभी कोई सुंदर सपना नहीं देखा। अपना सपना मुझे बेच दीजिए साहब, ताकि यह सपना मेरा हो जाए। सपना बेच दूं? व्यापारी हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन इसके बदले में तू मुझे क्या देगा? मेरे पास एक सिक्का है।
ये लीजिए। ला, इधर ला तेरा सिक्का, सौदागर चिल्लाया। सौदा तय हुआ। अब से मेरा सपना तेरा हो गया, छोकरे। सौदागर और भी जोर से हंस पड़ा और उसके साथ ही कारवां सराय में मौजूद सारे लोग भी हंस पड़े। नन्हा गडरिया अपनी खरीद पर खुश होकर उछलता कूदता अहाते से बाहर भाग गया। तब से सरसेमबाई ने न जाने कितने रास्ते नापे, न जाने कितने गांव उसके रास्ते में पड़े, लेकिन उसे न तो कहीं नौकरी मिली, न कहीं पनाह, और न ही एक प्याली मट्ठा जाड़ा पड़ चुका था। सरसेमबाई अंधेरी रात में स्तेपी में अपनी सांसों से उंगलियों को गरमाता भटक रहा था। तेज हवा उसे एक ओर से दूसरी ओर धकेल रही थी। हिम भंभावात उसे एक ही जगह में फिरकी की तरह घुमा रहे थे। सरसेमबाई रो पड़ा और आंसू उसके गालों पर जम गए। वह निढाल होकर बर्फ के ढेर पर बैठ गया और निराशा में कहने लगा, इतने कष्ट उठाने से तो बेहतर है भेड़िए मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें। उसका इतना कहना था कि उसी क्षण अंधेरे में से एक बड़ा सा भेड़िया निकल आया। उसके बाल खड़े थे, आंखें दहक रही थीं। आखिर आ ही गया शिकार पकड़ में, भेड़िया गुर्राया। मेरे बच्चे कितने खुश होंगे। मुझे मार डाल भेड़िए, लड़के ने धीरे से कहा। कम से कम तेरे बच्चे तो खुश होंगे। मेरे लिए तो जीने से मर जाना बेहतर है। लेकिन भेड़िया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बस लड़के को एक तक देखता रहा। अंत में वह बोला, क्या तुम वही सरसेमबाई हो जिसने मुझे लंगड़ी भेड़ दी थी? सलाम, मैं तुम्हें पहचान गया। डरो मत, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बल्कि हो सकता है जिंदा रहने में तुम्हारी मदद करूं। मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और खूब कसकर पकड़े रहो। सरसेमबाई उसकी पीठ पर सवार हो गया और भेड़िया उसे ढंसने वाली बर्फ के ढेरों पर से भागता ले चला। घने वन के किनारे तक उसे पहुंचाकर भेड़िया बोला, उधर आग दिखाई दे रही है सरसेमबाई, वहां अलाव जल रहा है। वहां डाकुओं के गिरोह ने पड़ाव डाला था। अब वे बहुत दूर जा चुके हैं और जल्दी वापस नहीं लौटेंगे। तुम अलाव के पास जाकर ताप लो। सुबह तक मौसम शायद कुछ गर्म हो जाए। अलविदा। भेड़िया चला गया और सरसेमबाई जल्दी से आग के पास पहुंच गया। उसके बदन में कुछ गर्मी आई और थोड़ी ताकत भी। उसने अलाव के पास डाकुओं द्वारा फेंकी हुई हड्डियां छबोड़ ली थीं। वह इतना खुश था कि उसका मन गाने को करने लगा। गरीब को खुश करने के लिए थोड़े की ही जरूरत होती है। उजाला होने लगा। अलाव पूरी तरह जलकर बुझ गया। जब कोयले काले पड़ गए तो लड़के ने हाथ गरम गरम राख में घुसेड़ दिए। कितना अच्छा लग रहा था हाथों को। वह हाथ राख के अंदर ही अंदर घुसेड़ता गया और अचानक उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से टकरा गईं। सरसेमबाई ने उस चीज को राख से निकाला और भौचक रह गया। सोने की संदूकची। बालक का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। संदूकची में क्या है? सरसेमबाई ने ढक्कन उठाया। उसी क्षण धरती के ऊपर सूरज का किनारा दिखाई दिया और उसकी पहली किरण सीधे संदूकची पर गिरी। सरसेमबाई चीख उठा और असह्य चकाचौंध के कारण उसकी आंखें मुंद गईं। संदूकची हीरों से ठसाठस भरी थी। गडरिये ने अपनी खोज सीने से सटा ली और खुशी से फूला न समाता जंगल में भागने लगा। बस किसी तरह किसी घर तक पहुंच जाऊं, वह सोच रहा था। अब मैं बिना दुहक भोगे जी सकूंगा। मेरी दौलत 100 आदमियों के लिए भी काफी रहेगी। लेकिन वन उत्तरोत्तर घना होता जा रहा था। सरसेमबाई को डर लगने लगा और वह अब पछताने लगा कि इतने घने वन में घुस आया। इतने निर्जन घने वन में मैं अपनी दौलत का क्या करूंगा? तभी उसे वृक्षों के तनों के बीच प्रकाश की झलक दिखाई दी और लड़का चौड़े वन क्षेत्र में पहुंच गया। वन क्षेत्र के बीचों बीच एक जलधारा बह रही थी और उसके किनारे एक सफेद नमदे से मढ़ा शानदार तंबू घर था। यहां कैसे लोग रहते हैं? सरसेमबाई ने सोचा। कहीं वे असहाय दुखियारे को तंग तो नहीं करेंगे? सरसेमबाई ने सोने की संदूकची एक बूढ़े बलूत के कोटर में छिपा दी और तंबू घर के भीतर गया। सलाम, उसने कहा। तंबू घर में चूल्हा जल रहा था और उसके आगे एक लड़की गहरे सोच में डूबी सिर झुकाए उकड़ू बैठी हुई थी। आगंतुक को देखते ही लड़की उठ खड़ी हुई और आश्चर्य व भय से उसकी ओर देखने लगी। तुम कौन हो लड़के, और यहां कैसे आ गए? उसने अंत में पूछा। सरसेमबाई लड़की को एकटक देख रहा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसने ऐसी रूपवती कभी नहीं देखी थी। ऐसी कन्याओं का गुणगान तो केवल कवि ही अपनी रचनाओं में करते थे, किंतु स्पष्ट था कि उसे कोई गंभीर दुख है। उसकी आंखें उदास थीं और चेहरा उतरा हुआ था। लड़के ने अपने को काबू में करके कहा, मैं अनाथ हूं।
मेरा नाम सर सेम्बाए है। मैं नौकरी, रहने की जगह और खाने की तलाश में भटक रहा था कि रास्ता भूलकर तुम्हारे यहां आ पहुंचा। पर तुम कौन हो लड़की? लड़की उसकी ओर बढ़ी और घबराहट भरे स्वर में बोली, मेरा नाम अल्तीन क्रीज है। दुनिया में मुझसे ज्यादा अभागी लड़की शायद ही कोई हो, लेकिन तुम्हें मेरी क्या चिंता सर सेम्बाए। तुम खुद बहुत खतरे में हो। अगर तुम्हें इस मनहूस जगह से निकलने का रास्ता मिल जाए तो यहां से भाग जाओ, सिर पर पैर रखकर भागो। तुम्हें मालूम है तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें कहां ले आया है। यह तंबू घर रक्त पिपासु जालमाउइज केम्पीर का है। वह किसी भी क्षण घर लौट सकती है, फिर तुम्हारी खैर नहीं। देर न करो, जान बचाकर भाग जाओ। तभी बाहर से शोर, कड़क और कदमों की आहट सुनाई दी। बालिका का चेहरा और अधिक फक हो गया। मौका निकल गया, लड़की ने डर के मारे कांपते हुए कहा और सर सेम्बाए का हाथ पकड़कर चूल्हे के पास से खींचकर उसे नमादे से अच्छी तरह ढक दिया। सर सेम्बाए छिपा रहा, पर वह छोटे से छेद में से तंबू घर में जो कुछ हो रहा था सब देख रहा था। दरवाजा भड़ाक से पूरा खुल गया और तंबू घर में लाल लाल होठों वाली राक्षसी भयावह जालमाउइज केम्पीर घुस आई। उसकी नाक आंखेड़े जैसी थी, बाल बड़े हुए थे, दांत भेड़िए की तरह निकले हुए थे। उसने अपनी धुंधली नजर तंबू घर में चारों ओर दौड़ाई और चूल्हे के आगे उकड़ू बैठकर अपनी सूखी सूखी काली उंगलियां ज्वाला की ओर बढ़ाई। वह थोड़ी देर तक ऐसे ही जोर जोर से हाँफती बैठी रही और अल्तीन क्रीज उससे कुछ दूरी पर निश्चल खड़ी रही। ताप लेने के बाद जालमाउइज केम्पीर गुर्राई, अल्तीन क्रीज मेरे पास आ। डर के मारे थर थर कांपती लड़की ने बुढ़िया की ओर कदम बढ़ाया और रुक गई, लेकिन उसने उसे अपनी आंखें डिनुमा उंगलियों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अल्तीन क्रीज दर्द के मारे कराह उठी। सर सेम्बाए ने मुट्ठियां भींच लीं और वह बुढ़िया पर टूट पड़ने ही वाला था कि उसी क्षण जालमाउइज केम्पीर गुस्से में चीखी और लड़की को दूर धकेलकर चिल्लाई, नालायक, तू क्यों रोजाना पीली पड़ती जा रही है और सूखी जा रही है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तुझे अपने तंबू घर में किस लिए रखे हुए हूं? मुझे बहुत पहले ही तुझे छट कर जाना चाहिए था, पर मैं बराबर टालती आ रही हूं। इंतजार कर रही हूं कि कब तुझे अक्ल आए और तू मोटी होने लगे। अगर कल मेरे आने तक तू ऐसी ही दुबली रही तो मैं तुझे इस चूल्हे में जिंदा भून डालूंगी। इतना कहते ही बुढ़िया बिस्तर पर गिरकर खर्राटे भरने लगी और अल्तीन क्रीज आग के पास बैठी रात भर रोती रही। सुबह जालमाउइज केम्पीर ने लड़की को फिर धमकी दी और बैसाखी उठाकर तंबू घर से बाहर चली गई। बाहर से शोर, कड़क और कदमों की आहट सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। सर सेम्बाए नमदा हटाकर निकला और उसने पूछा, अल्तीन क्रीज, तुम मुझे बताओ कि तुम इस रक्त पिपासु जालमाउइज केम्पीर की दासी कैसे बनी? और अल्तीन क्रीज उसे पूरा किस्सा सुनाने लगी। मैं अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ खुश और संतुष्ट रह रही थी। एक बार मेरे माता पिता किसी के घर गए। जाते समय पिता ने मुझसे कहा था, प्यारी अल्तीन क्रीज, तुम्हें पूरे दिन अकेले रहना है। समझदारी से काम लेना, घर से बाहर मत निकलना और किसी को अंदर मत आने देना। मैं ऊबने लगी और घर से बाहर निकल गई। मेरी सहेलियां मेरे पास भागी आईं और मुझे स्तेपी में फूल चुनने चलने को कहने लगीं। मैं बुद्धू चली गई। फूल तोड़ रही थी कि मैंने देखा एक मरियल बुढ़िया बैसाखी टेकती आ रही है। आहा, कितनी अच्छी लड़की है, आहा, कैसी रूपवती है वह, मुझसे कहने लगी। तू कहीं दूर रहती है लड़की? मैंने कहा, नहीं, पास ही में रहती हूं, वह रहा हमारा तंबू घर। वह बोली, तो फिर मुझे अपने घर ले चल और साफ पानी पिला दे। मैंने कोई बुरी बात नहीं सोची, उसे गांव ले गई और पानी पिला दिया। लेकिन वह तंबू घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस मुझे घूरे जा रही थी। आहा, कितनी अच्छी लड़की है, आहा, कितनी रूपवती है, आ, तेरे बालों में कंघी कर दूं। मैंने उसके घुटनों पर सिर रख दिया और वह सोने की कंघी निकालकर मेरे बाल बनाने लगी। मुझे अचानक नींद आने लगी। मैं आंखें मूंद कर गहरी नींद में सो गई। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर सोई रही, पर मेरी नींद इस तंबू घर में खुली। बहुत दिन गुजर चुके हैं। तब से मैंने इस यंत्रणा देने वाली जालमाउइज केम्पीर के अलावा और किसी की सूरत नहीं देखी है। यहां ऐसे ही हर घड़ी अपनी मौत का इंतजार करती दिन काट रही हूं। अपनी राम कहानी सुनाकर अल्तीन क्रीज फिर रो रो कर सर सेम्बाए को जालमाउइज केम्पीर के आने से पहले कहीं भाग जाने के लिए मनाने लगी, किंतु सर सेम्बाए
उसके मनोहार करने पर केवल स्नेहपूर्वक मुस्कुराता रहा और फिर उसे बहन की तरह गले लगाकर बोला, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा अल्तीन क्रीज, हम साथ ही जाएंगे। धन्यवाद सरसेम्बाय, तुम्हारी नेकी के लिए, अल्तीन क्रीज ने कहा, लेकिन तुम जो कह रहे हो वह कभी नहीं पूरा होगा। जालमाउइज कैंपियर हमें रास्ते में पकड़ लेगी और अगर नहीं भी पकड़े तो भी हम हर हालत में कहीं बर्फ के किसी ढेर में ठिठुर कर मर जाएंगे। हम वसंत तक इंतजार करेंगे और फिर भाग जाएंगे। अल्तीन क्रीज ने एक ठंडी सांस ली। साहसी अक्सर अदूरदर्शी होते हैं, उसने कहा। तुम शायद भूल गए हो कि जालमाउइज कैंपियर मुझे आज मार डालेगी। नहीं अल्तीन क्रीज, तुम नहीं मरोगी। लड़का जोश में कह उठा, मैंने सब सोच लिया है। जालमाउइज कैंपियर चालाक है, पर हम उसे चकमा देने की कोशिश करेंगे। तंबू घर में अंधेरा है, मैं तुम्हारा कुर्ता पहन लूंगा और आज तुम्हारी जगह उसके पास जाऊंगा। मैं तुमसे लंबा और मोटा हूं, शायद हम बुढ़िया को धोखा देने और गर्म मौसम तक जिंदा रहने में सफल हो जाएं। अल्तीन क्रीज ने हाथ पर हाथ मारा और कहने लगी कि वह सरसेम्बाय को अपनी खातिर कभी जान पर खेलने देने को तैयार नहीं होगी। किंतु गड़हरियां दृढ़ और अडिग रहा। अगर तुम अल्तीन क्रीज जिद करती रहीं तो मैं आज ही जालमाउइज कैंपियर से जा भिड़ूंगा और तुमसे पहले उसके दांतों का शिकार बन जाऊंगा। तब लड़की मान गई। उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। अल्तीन क्रीज नमदे के पीछे छिप गई और सरसेम्बाय उसकी जगह चूल्हे के पास बैठ गया। तभी बाहर से शोर, कड़क और कदमों की आहट आई और तंबू घर में लाल लाल होंठों वाली राक्षसी भयावह जालमाउइज कैंपियर घुस आई। वह आगे से हाथ ताप कर गुर्राई, अल्तीन क्रीज मेरे पास आ। सरसेम्बाय बेधड़क बुढ़िया के पास आ गया। उसने उस पर धुंधली नजरों से सिर से पैर तक देखा और बुदबुदाई, लगता है तू आज दिन भर में कुछ बड़ी हो गई है। धोखे का संदेह न करते हुए उसने सरसेम्बाय का बदन टटोला, उसे नोच लिया और हंसती हुई बोली, आहा कितनी चालाक लड़की है तू। मैं बहुत पहले ही भांप गई थी कि तू मुझे बेवकूफ बना रही है। तुझे एक बार अच्छी तरह धमकी देने की देर थी कि तू फौरन रास्ते पर आ गई। ठीक है, कुछ दिन और जी ले, थोड़ी चर्बी चढ़ा ले। सरसेम्बाय और अल्तीन क्रीज के लिए कष्टदायी दिन और खतरनाक रातें बीतने लगीं। अंततः वसंत आया। जलधारा में पानी कल कल करता बहने लगा, चिड़ियां चहकने लगीं, फूल खिलने लगे। सरसेम्बाय अपनी सहेली से बोला, प्यारी अल्तीन क्रीज, अब हमें भागने की तैयारी करनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जालमाउइज कैंपियर पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। उसे कहीं हमारे इरादे की भनक तो नहीं पड़ गई है। बुढ़िया को हमारा पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी, हम दोनों मारे जाएंगे। मैं कमान बनाकर शिकार करने जाऊंगा। रास्ते में खाने के लिए चिड़ियां जमा करूंगा और 3 दिन बाद छिपकर लौट आऊंगा। फिर हम भाग जाएंगे। जैसा ठीक समझो सरसेम्बाय, वैसा ही करो, लड़की ने उत्तर दिया, पर उसकी आंखें डबडबा आईं। लेकिन शिकार करते समय होशियार रहना और सही सलामत लौट आना। रो मत अल्तीन क्रीज, मेरे बारे में दुखी मत हो, सरसेम्बाय ने कहा। और अगर ऊबने लगो तो नदी के पास जाकर पानी को देखना। अगर पानी पर हंस के पर तैर रहे हो तो समझ लेना कि मैं जिंदा और स्वस्थ हूं और तुम्हें कहीं दूर से सलाम कहलवा रहा हूं। बच्चों ने एक दूसरे से विदा ली। अल्तीन क्रीज मित्र को थोड़ी दूर तक छोड़ने गई, कहीं जालमाउइज कैंपियर खाली तंबू घर में अचानक न आ धमके। सरसेम्बाय चश्मे के किनारे किनारे आगे बढ़ता गया। पहले दिन उसने 3 हंस मारे और उनके पर नोचकर पानी में डाल दिए। दूसरे दिन उसने फिर 3 हंस मारे और फिर उनके पर पानी में डाल दिए। तीसरे दिन सरसेम्बाय ने देखा वनपट में एक हिरण का बच्चा खड़ा है और उसके ऊपर काले कौवों का झुंड जोर जोर से कांव कांव करता मंडरा रहा है। कौवे बच्चे की आंखें निकाल लेना चाहते थे। लड़के को बच्चे पर दया आ गई, उसने कौवों को भगा दिया। बूढ़ा हिरण दौड़ा आया। धन्यवाद सरसेम्बाय, वह बोला, मैं तुम्हारी नेकी का बदला जरूर चुकाऊंगा। सरसेम्बाय आगे चला। उसे दर्द भरी में सुनाई दी। उसने गड्ढे में झांक कर देखा। वहां पहाड़ी बकरे का मेमना था। वह निकलने के लिए जोर लगा रहा था, चीख रहा था, पर निकल नहीं पा रहा था। बालक को उस पर दया आ गई और उसने उसे गड्ढे में से निकाल लिया। बूढ़ा पहाड़ी बकरा भागता आया और बोला, धन्यवाद सरसेम्बाय, मैं तुम्हारी नेकी का बदला जरूर चुकाऊंगा। सरसेम्बाय आगे चला। यह कौन ची ची कर रहा है? देखा, घोंसले से गिरा उखाब का बच्चा था। लड़के को
चिड़िया के बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे जमीन से उठाकर घोंसले में रख दिया। बूढ़ा उखाब उड़ता आया। धन्यवाद सरसेमबाई, मैं तुम्हारी नेकी का बदला जरूर चुकाऊंगा। इस प्रकार सरसेमबाई उस दिन किसी जानवर का शिकार न कर सका। शाम होने वाली थी। तभी लड़के को याद आया कि उसने सुबह से पानी में हंस का एक भी पर नहीं डाला है। उसका दिल विकल होने लगा। अब बेचारी अल्तीन क्रीज नदी के किनारे खड़ी क्या सोच रही होगी। सरसेमबाई बिना पलट कर देखे वापस भाग चला। अल्तीन क्रीज उस समय उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी याद में तड़प रही थी। जालमाउइज कैंपीर के घर से निकलते ही लड़की भागकर नदी के किनारे जा पहुंचती। लड़की जब देखती कि पानी कलकल करता बह रहा है, उस पर हंस के पर तैर रहे हैं, तो वह मुस्कुराने लगती। सरसेमबाई जिंदा है। तीसरा दिन उनकी जुदाई का आखिरी दिन आया। अल्तीन क्रीज नदी के किनारे खड़ी एक तक देखती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। पानी तो कलकल करता बह रहा था, पर उस पर हंस के परों का निशान भी नहीं था। लड़की किनारे पर गिर पड़ी और हाथों से मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। सरसेमबाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिलेर लड़का जान से मारा गया और उसे यह भी मालूम नहीं पड़ा कि मैं उसके लिए 1000 बार मरने को तैयार हो जाती, बस किसी तरह वह जिंदा बच जाए और सुखी रहे। बेचारी अल्तीन क्रीज रोती बिलखती रही और यह न देख पाई कि कैसे जालमाउइज कैंपीर गुस्से के मारे कांपती उसके पास आ पहुंची। बुढ़िया ने अपनी बंदिनी के कंधों को दबोच लिया और उसे सजा देने के लिए तंबू घर में घसीट ले गई। तेरी चालबाजियों का भेद खुल गया। छोकरी भागने की सोच रही थी, अपना हिमायती खोज लिया। अच्छी तरह समझ ले, तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती और तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत आ गई है, मैं तुझे अभी जिंदा चबाकर खा जाऊंगी। अचानक दरवाजा भड़भड़ाया और फटाक से पूरा खुल गया। दहली पर सरसेमबाई खड़ा था। अल्तीन क्रीज अपने को छुड़ाकर उसकी ओर लपकी और उसकी गर्दन में हाथ डाल दिए, लेकिन बुढ़िया उसे कसकर पकड़े रही और अपने हाथों से नहीं निकलने दिया। ठहर जालमाउइज कैंपीर, लड़का चिल्लाया, मेरी बात सुन ले। अल्तीन क्रीज को छोड़ दे, तुझे छुड़ौती में कीमती चीज दूंगा। छुड़ौती देगा? वाह रे ढीठ, तू फटीचर छोकरा, क्या देगा मुझे इसके बदले में? सरसेमबाई ने पेड़ के कोटर में से सोने की संदूकची निकालकर बुढ़िया के सामने उसका ढक्कन खोल दिया। बहुमूल्य हीरे जवाहरात को देखते ही जालमाउइज कैंपीर लालच के कारण चीख उठी और उसने लड़की को छोड़ दिया। उसके गुस्से पर लालच हावी हो गया। ले जा छोकरी को, ले जा और तेरे हीरे इधर ला। सरसेमबाई आखिर इतना मूर्ख तो था नहीं जो संदूकची बुढ़िया के हाथों में पकड़ा था। ये ले हीरे, बुढ़िया उठा ले, लड़का चिल्लाया और हीरे चारों ओर बिखेरने लगा। हीरे तारों की तरह चमकते जमीन पर लुढ़कने लगे। जालमाउइज कैंपीर लपक कर उन्हें उठा उठाकर अपने पल्ले में डालने लगी और उधर सरसेमबाई अल्तीन क्रीज का हाथ पकड़कर तंबू घर से बाहर भाग निकला। वे बिना रास्ते पर ध्यान दिए वनपट से भागते रहे, मुड़कर देखने से डरते जंगल में भागते रहे। वृक्षों की शाखाएं उन्हें बेंत की तरह छोटे मारती रहीं, टहनियां खरोंचती रहीं, ठूंठ और लट्ठ उनके रास्ते रोकते रहे। अल्तीन क्रीज बिल्कुल निढाल हो गई, उसके पैर घायल और लहूलुहान हो गए। वह भागते भागते अपनी चोटियां संभालती रही, आस्तीन से चेहरे का पसीना पोंछती रही। भागते लड़के लड़की को अचानक अपने पीछे से शोर और कड़क सुनाई दी। धरती कांपने लगी, पेड़ गिरने लगे। जालमाउइज कैंपीर उनका पीछा कर रही थी। जल्दी से भागो अल्तीन क्रीज, सरसेमबाई ने कहा। अब हमारी सारी आस केवल हमारे पैरों पर ही है। पर अल्तीन क्रीज बोली, मुझ में अब और ताकत नहीं रही सरसेमबाई, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरे घुटने टूटे जा रहे हैं। आगे तुम अकेले भाग जाओ, जब तक जालमाउइज कैंपीर मुझे खा पाएगी तुम दूर पहुंच जाओगे। तुम क्या कह रही हो अल्तीन क्रीज, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी हो। वे फिर भागने लगे, पर जालमाउइज कैंपीर निरंतर निकट आती जा रही थी। बुढ़िया गालियां दे रही थी, धमकी दे रही थी, मैं जरूर तुम्हें पकड़ लूंगी, हर हालत में जिंदा चबा डालूंगी। अल्तीन क्रीज गिर पड़ी, उसे सांस बड़ी मुश्किल से आ रही थी। वह धीरे से फुसफुसाई, अलविदा सरसेमबाई, मुझे छोड़ जाओ, अपनी जान बचाओ, मैं तो अब नहीं बच सकूंगी। लड़का रो पड़ा, अगर मरना है तो साथ ही मरेंगे। उसने लड़की को जमीन से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और हांफता हुआ आगे भागा।
तभी अचानक बूढ़ा हिरन जैसे जमीन फाड़कर निकल आया और कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं भूला सर सेम्बाय। मेरी पीठ पर बैठ जाओ बच्चों, मेरी गर्दन पकड़ो, मनहूस बुढ़िया मुझे नहीं पकड़ सकती। बूढ़े हिरन ने उन्हें पलक झपकते ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचा दिया और बोला, जाल माविज केम्पीर तुम्हें यहां नहीं ढूंढ पाएगी। बच्चे एक दूसरे से चिपटे पहाड़ी की तलहटी में बैठ गए, पर वे दम भी न ले पाए थे कि देखा जाल माविज केम्पीर धूल के गुब्बार उड़ाती, चीखती चिल्लाती सीधी उन्हीं की ओर भागी आ रही है। सर सेम्बाय खड़ा हो गया और अपनी सखी को अपनी ओट में कर हाथ में नुकीला पत्थर उठाकर जूझने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक बूढ़ा पहाड़ी बकरा उनके आगे जैसे जमीन फाड़कर निकल आया और बोला, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं सर सेम्बाय। मेरी पीठ पर बैठ जाओ बच्चों और मेरी सींग कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें मुसीबत से बचा लूंगा। जाल माविज केम्पीर भागती हुई पहाड़ी तक पहुंची ही थी कि लड़का और लड़की उसकी छोटी पर जा पहुंचे। बुढ़िया गुस्से से पागल हो उठी, पहाड़ी को दांतों से चबाने लगी, पंजों से खोदने लगी। पहाड़ी हिल उठी, लगा बस जैसे ढाने ही वाली है। अचानक बूढ़ा उखाब उड़कर पहाड़ी पर आ पहुंचा और बोला, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं सर सेम्बाय। बच्चों जल्दी से मेरे पंखों पर बैठ जाओ, तुमने सर सेम्बाय मेरे बच्चे को बचाया था और मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। बच्चे उखाब के ऊपर कूदे, उखाब उन्हें बुलंदी पर ले उड़ा और उसी क्षण पहाड़ी ढह गई। ढही भी ऐसे कि दुष्ट जाल माविज केम्पीर उसके नीचे दब गई। उखाब दिन भर उड़ता रहा, रात भर उड़ता रहा, बादलों के नीचे उड़ता रहा, बादलों के ऊपर उड़ता रहा। फिर स्टेपी के बीच एक गांव के पास उतर गया। अल्तीन कईज ने जमीन पर कदम रखकर चारों ओर नजर दौड़ाई और खुशी के मारे चिल्ला उठी, अरे ये तो मेरा गांव है। लड़की की आवाज सुनकर उसके पिता और माता घर से बाहर भागे, बेटी की ओर लपके और उसे गले लगाकर चूमने लगे, प्यार करने लगे। तुम इतने दिनों तक कहां रही अल्तीन क्रीज? तुम पर कैसी मुसीबत टूट पड़ी थी बेटी? तुम्हारे उद्धार के लिए हम किसका धन्यवाद करें? लड़की ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाकर सर सेम्बाय की ओर इशारा किया। यही है मेरा उद्धारक। धूल में लथपथ, जगह जगह खरोंचे खाया, गंदे चिथड़े पहने और नंगे पांव सर सेम्बाय शर्म के मारे आंखें झुकाए खड़ा था। अल्तीन कीज के माता और पिता उसके हाथों में हाथ डालकर तंबू घर में ले आए और उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर सम्मानित स्थान पर बिठा दिया। हमारे यहां बस जाओ प्यारे सर सेम्बाय, हमेशा हमारे साथ रहो। हम छोटे बच्चे की तरह तुम्हारा लाड प्यार करेंगे और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की तरह तुम्हारी इज्जत करेंगे। वर्ष बीतते रहे। सर सेम्बाय गांव में रहता रहा और कभी अल्तीन कीज से जुदा नहीं हुआ। मेहनत और आराम, दुख और सुख वे सब बराबर बराबर बांटते रहे। स्टेपी में सर सेम्बाय जैसा दिलेर और योग्य बांका लड़का कोई नहीं था और दुनिया में अल्तीन कीज से बढ़कर सुंदर और स्नेहमयी लड़की कोई नहीं थी। उन्होंने समय आने पर युवावस्था में पदार्पण किया, सयाने हुए, उनका विवाह हो गया और वे पहले से भी अधिक सुखी हो गए। जल्दी ही उनकी प्रथम संतान पुत्र का जन्म हुआ, जिस पर पिता को गर्व था और जो मां की खुशी था। एक बार सर सेम्बाय काम के बाद स्टेपी की सुगंधित घास पर लेटा हुआ था। पास ही में उस पर झुकी अल्तीन कीज बैठी थी और नन्हा बेटा उसके सीने पर कूद रहा था। सर सेम्बाय अपने को भाग्यशाली अनुभव कर हंसा और खुशी से बोला, देखो मेरा वह अद्भुत सपना सच हो गया जिसे मैंने बचपन में सौदागर से कारवां सराय में एक मामूली से सिक्के में खरीदा था। देखो जरा, मैं बेशकीमती पलंग पर नहीं बल्कि मेरी मातृभूमि की पवित्र भूमि पर लेटा हुआ हूं। मेरे ऊपर उजला सूरज चमक रहा है। मेरी प्यारी अल्तीन कीज तुम झुकी हुई हो और मेरे सीने पर उजला चांद। मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरी पहली संतान खेल रहा है। इस क्षण कौन ऐसा खान है जिसे मुझसे ईर्ष्या न हो? अपने कष्ट भरे बचपन को याद करके सर सेम्बाय को एक बार फिर अपने उन चिथड़ों को देखने की इच्छा हुई जिन्हें पहनकर वह कभी बाएं के यहां से चला गया था, दुनिया भर में भटकता रहा था और रक्त पिपासु जाल माविज केम्पीर के तंबू घर में अपनी अल्तीन कीज से पहली बार मिला था। उसकी पत्नी उसके बचपन की कमीज निकालकर उसके पास ले आई। सर सेम्बाय ने उसे हाथों में थामा और सिर हिलाया। वह केवल चिथड़ा भर रह गई थी, पर उसमें जेब साबुत थी और वह खाली नहीं थी, उसमें कुछ था। लेकिन क्या हो सकता है?
सरसेम्बाई ने जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेत निकाली। उसे वह भिखारी याद हो आया जिसे उसने बाजार में छोटा सिक्का दिया था। बूढ़े की वह अजीब भेंट याद आई और उसने एक ठंडी सांस लेकर रेत हवा में उछाल दी। हवा के एक झोंके ने हल्के फुल्के रेत के कणों को स्थेपी में फैला दिया और सारी निस्सीम स्थेपी अनगिनत भेड़ों के रेवड़ों, गायों, घोड़ों व ऊंटों के झुंडों से भर गई। रेत के कण शानदार ऊंटों, तेज घोड़ों, दुधारू गायों और मोटी ताजी भेड़ों में बदल गए। गांव के लोग आकर पूछने लगे, ये अनगिनत झुंड किसके हैं? यह अनदेखी दौलत किसकी है? सरसेम्बाई ने जवाब दिया, ये अनगिनत रेवड़ मेरे और आपके हैं। यह अनदेखी दौलत आपकी और मेरी है।